आज का वो है इलेक्शंस 1936 एंड 7। ठीक है जी। 1936 और 37 के जो इलेक्शंस थे उनका वो उन पे आज हम बात करेंगे, उनके रिज़ल्ट को देखेंगे कि वो कैसा था और उसमें क्या हुआ और उसके बाद जो है एक्चुअली में कैसी कंडीशन बिल्ड हुई। इससे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर। तो अगर हम इलेक्शन 1936-37 का बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले हमने देखा था एक कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट हुई थी जो 1919 से 1935 तक चली थी। यानी 1919 से लेके 1935 तक जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी रिफॉर्म्स लाई गई और जिसमें सबसे बेसिक जो कोशिश की गई वो की गई कि किसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कानून है, वो बनाया जाए हिंदुस्तान के लिए। एक ऐसा कानून जो हिंदुस्तानियों को जो है वो एक्सेप्टेबल हो, उन्हें काबिल कबूल हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी जो हैं उन्हें वो कानून काबिल कबूल होता या फिर वो अपनी मर्ज़ी से कोई बना सकते। तो फिर हमने देखा था कि वो इंडियन एक्ट जो है 1935 जो है वो पास कराया गया और उसे जो है लागू किया गया, जो कि मुस्लिम लीग को भी कबूल नहीं था और ना ही कांग्रेस को था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि और कोई चॉइस नहीं थी तो इसलिए उसे ही इम्प्लीमेंट किया गया। तो उस कानून के तहत 1935 के इंडियन एक्ट के तहत जो है ये इलेक्शंस हुए 1936 के और 37 के। और इन इलेक्शंस में जो है वो मुस्लिम लीग भी जो है वो नारे लेके आई और कांग्रेस भी नारे लेके आई। तो बहुत सिंपल, अगर कांग्रेस का नारा देखा जाए तो वो क्या था कि भाई हम जो है हिंदुस्तान को कंबाइन रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो उन्होंने ये कहा था कि हम ग़ुलामी से जो है आज़ाद करवाएंगे आपको। तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से मुसलमानों का भी था या मुस्लिम लीग का भी कॉन्सेप्ट था कि भाई हम जो है मुसलमानों के राइट्स के लिए काम करेंगे, तो आप हमें जो है वो प्रेफर करें। तो हमने देखा कि जब रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए, गो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो इलेक्शंस हुए नहीं थे क्योंकि तो मैक्सिमम स्टेट्स तो जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पे। तो जो जहाँ पे इलेक्शंस हुए थे वो 11 सूबे थे। तो उन 11 सूबों में से हमने देखा कि 8 सूबे जो हैं, 11 में से 8 सूबे जो हैं वहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है और ज़बरदस्त करके कांग्रेस जीतती है। और इवन जो बाकी 3 सूबे थे वहाँ पे भी मुस्लिम लीग नहीं जीत सकी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उन 3 में मुस्लिम लीग जीती। वहाँ पे भी उनमें पंजाब अगर देखा जाए तो वहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो जीती, जो खिज़र हयात टवाना की जो पार्टी थी वो जीती। अच्छा, इसी तरह से अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पे हम देखा कि वहाँ पे यूनाइटेड पार्टी जो है वहाँ पे वो जीतती है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर केपीके के अंदर बात करें जो एनडब्ल्यूएफपी था उस टाइम का, तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे भी कांग्रेस जो है वो जीती क्योंकि वहाँ पे जो खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान जो थे इन्होंने सपोर्ट किया था कांग्रेस को ही। तो इस तरह से मुस्लिम लीग जो जहाँ पे थोड़ी बहुत सीट जीत सकी, जैसे आसाम की अगर बात करें तो वहाँ पे भी कुछ टाइम के बाद मुस्लिम लीग ने जो गवर्नमेंट बनाई थी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे भी ख़त्म हो गई। तो मुस्लिम लीग की एक्चुअली में 11 में से किसी सूबे के अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बन सकी या लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकी। तो इस तरह से मुस्लिम लीग का वो जो दावा था कि भाई हम मुसलमानों के वाहिद नुमाइंदा जमात हैं वो बुरी तरह से रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैक्सिमम लोग कांग्रेस में भी शामिल थे और मुसलमानों के बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो भी कांग्रेस में शामिल थे। तो इसलिए उन्हीं को ही वोट मिला। तो अब रिज़ल्ट क्या आया कि मुस्लिम लीग तो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बन गई। इन इलेक्शंस के नतीजे में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तकरीबन कोई 2.5 साल। इस 2.5 साल के दौरान कांग्रेस ने जो है इंतहा कर दी जुल्म सितम की मुसलमानों के ऊपर और हर तरह से उन्हें जो है ना टॉर्चर करने की कोशिश की गई। अगर मैं आपको यहाँ पे एक पावर का एग्जांपल दूँ तो इवन के जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पे एक झंडा जो है वो कांग्रेस का जो है वो लहराया जाता और दूसरी साइड पे जो है वो यूनियन जैक जो है वो लगाया जाता, यानी जो ब्रिटिश राज का झंडा था। तो वो ये बताने की कोशिश करते कि भाई देखो हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दो पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। एक कौन सी? एक जो है वो यूनाइटेड किंगडम है यानी यूके जो हमारे ऊपर हुक्मरान है, और दूसरा जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है वो कांग्रेस है। बाकी को मुसलमान है या कोई और सिख वगैरह या ईसाई हैं तो उनकी कोई डोमिनेशन यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर एटलीस्ट नहीं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कैसे टॉर्चर किया मुसलमानों को, चाहे मुसलमानों का मज़हब हो, चाहे मुसलमानों की सोशल लाइफ हो, चाहे हम बात करें इकोनॉमिक लाइफ हो मुसलमानों की, तो हर तरह से इन्हें जो है वो टॉर्चर किया गया। अगर हम रिलीजियसली बात करें तो शुद्धि और संतन जो है वो की तहरीकें चलाई गई जिसका जो पर्पस था
वो सिंपली यही था कि मुसलमानों को जो है वो टर्न किया जाए या उनकी सोच को बदला जाए हिंदुज़म के अंदर। इसी तरह से जो है हमने देखा जो वंदे मातरम का जो एक तराना था, जो एक नॉवल निगार ने लिखा था, तो वो भी जो है वो मुसलमान बच्चे जो है उसको भी रिसाइट करते स्कूल्स में जाके, तो उसके अंदर जो है उसकी वर्डिंग ही जो थी वो एंटी इस्लाम थी, तो वो उनको ज़बरदस्ती जो है वो उनको रिसाइट करना पड़ता। इसी तरह से हमने ये देखा कि जो थ्री कलर्ड फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसको भी सलूट मारा गया। इसी तरह से गांधी की जो पिक्चर थी गांधी जी की, उसके आगे मुसलमान बच्चों को जो है वो झुकाया गया, या ऑफिसेज़ के अंदर जो मुसलमान थे उनको झुकना पड़ता। इसी तरह से अगर हम बात करें तो नमाज के टाइम पे जो है स्पेशली जो है जब नमाज का टाइम होता तो मस्जिद के बाहर जो है वो ढोलक बजाया जाता और सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर दिए जाते। मस्जिदों के अंदर इवन जो है वो सूअर छोड़ दिए जाते, जो कि इंतहाई नापाक मुसलमान समझते हैं। इसी तरह से अगर बात करें तो जो अज़ान थी, इवन अज़ान के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि आप पब्लिकली अज़ान भी नहीं दे सकते। आप अंदाज़ा करें कि अज़ान के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो मुसलमानों को यानी कि हर तरह से जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश की गई उनके मज़हब के हवाले से, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल था मुसलमानों के लिए इसको एक्सेप्ट करना। इसी तरह से अगर हम बात करें सोशली तो मुसलमानों को जो है वो उनकी जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है, तो उसका इम्पेक्ट भी आया सोसाइटी के अंदर। मुसलमानों को जो है वो डिग्रेड किया गया, उन्हें नीचा दिखाया गया, मुसलमानों के साथ ताल्लुकात जो थे, जो रिलेशंस थे, वो ख़त्म कर दिए गए। मुसलमानों का जो है ना उनका एरिया लिमिटेड कर दिया गया। आप कह लें कि उन्हें हर तरह से यानी कि सोशली भी जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश की कि सोसाइटी के अंदर भी मुसलमान जो हैं वो सरवाइव ना कर सकें। अब हमने थर्ड पे ये देखा, प्लीज़ फोकस करिएगा, मैं एंड में क्वेश्चंस करूँगा, ये ना हो कि जनाब इब्राहिम साहब आप जो है वो सो रहे हों और फिर आपको मुश्किल हो जाए उस टाइम पे, ठीक है ना, फोकस इधर करिएगा। अच्छा, और थर्ड में अगर हम इकनॉमिकली देखें तो उसमें जो है मुसलमानों की जो शॉप्स थी, जो बिजनेसेस थे, उनका बाइकआउट किया गया। उन्हें हर तरह से जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई कि मुसलमानों की जो शॉप्स हैं कम से कम वो न चल सके। मुस्लिम दंगे, मुस्लिम हिंदू फसादात हर जगह जगह फूटे, तो वहाँ मुसलमानों को की शॉप्स को आग लगा दी गई, उनके कारोबारों को बंद कर दिया गया, उन पे पाबंदियाँ लगा दी गई तरह तरह की। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने जो है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ा इन 2.5 सालों के अंदर मुसलमानों को जो है वो डिग्रेड करने का या मुसलमानों को नीचा दिखाने का। तो इससे क्या हुआ कि इससे अब एक नई ऑब्सेशन भी बिल्ड हुई। हालांकि वही जो मुस्लिम लीग थी जो 1936-7 में हार चुकी थी, लेकिन बाद में हम देखेंगे अपनी अगली जो है वो टॉपिक्स के अंदर कि मुस्लिम लीग कैसे जो है वो दोबारा से वापस आती है। लेकिन हमने ये देखा कि ये टाइम जो है ये बहुत टफ़ टाइम गुजरा हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, जो 2.5 साल थे। फिर एट द एंड क्या हुआ जी, अगर हम गवर्नमेंट की ख़ात्मे की बात करें तो उसमें हमने ये देखा कि 1939 के अंदर जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। अब हम वर्ल्ड वॉर सेकंड की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे क्योंकि जो हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो एक्चुअली में तो यूके की थी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पावर मिली थी कांग्रेस को, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो ये समझना शुरू होगी कि हिंदुस्तान वही रन कर रही है। तो वो उसने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो कि ब्रिटिशर्स की थी, जिसे उसने मानने से इनकार कर दिया था। तो वहीं पे जब कांग्रेस ने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो चुकी है और एक्चुअली में यही टाइम है कि वो अपने कुछ चीज़ें जो है मनवा सकते हैं, जिसमें उनका भाई हम अपने लॉज खुद बनाएंगे, ठीक है, आप हमें ये राइट दें, हम अपने डिफेंस को भी जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो मतलब कुछ जो है ना उन्होंने सामने रखे कुछ पॉइंट्स के भाई अगर आप इन पॉइंट्स को अगर हम मानेंगे तो हम गवर्नमेंट में रहेंगे, अदरवाइज़ जो है हम जो है वो गवर्नमेंट में आपका हिस्सा नहीं दे सकते, हम आपका साथ नहीं दे सकते, हम रिज़ाइन कर देंगे। तो यूके की जो गवर्नमेंट थी उसने वो तमाम पॉइंट्स देखे, तो उन्हें वो समझ गए कि अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो अलाउ कर देते हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चली जाएगी। तो इसलिए उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। जब उन्होंने इनकार किया तो उसके अगेंस्ट में जो कांग्रेस थी उसने क्या किया जी, उसने रिज़ाइन कर दिया गवर्नमेंट से। अब जब उसने रिज़ाइन किया गवर्नमेंट से तो एक तरह से तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि वो प्रेशर बिल्ड करें, और इसका प्रेशर बिल्ड हुआ भी, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई तो उसमें फिर कितना प्रेशर बिल्ड हुआ। लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो मुसलमानों को हुआ कि वो जो 2.5 साल से जो मुजालिम चल रहे थे इलेक्शन जीतने के बाद जो गवर्नमेंट बनी थी उसके नतीजे में, तो उससे मुसलमानों की कम से कम जान छूटी। और कायद आज़म ने जो है वो थ्रू आउट
द हिंदुस्तान जो है वो अनाउंस किया कि भाई मुसलमान जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाएं, ठीक है, यानी योम निजात जो है वो मनाएं और शुक्र करें अपने रब का कि उन्होंने रब ने जो है वो जान छुड़वा दी 2.5 साल के अंदर ही कांग्रेस से। और अब जो इन्होंने गलती की है, यानी मुसलमानों ने जो गलती की थी पीछे कांग्रेस को वोट देकर, उन्हें इसका एहसास भी हो गया था इस बात का। तो इस तरह से हमने अगर देखें दोबारा से तो हमने देखा कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज़ बनी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई 8 में से 11 सूबों में, बाकी 3 में भी कोलिशन गवर्नमेंट कांग्रेस की ही बनी। उसके बाद जो है उन्होंने 2.5 साल जिस तरह से गुजारे, मुसलमानों के साथ हर तरह से मुजालिम रवा रखे, और एंड में फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने रिजिग्नेशंस दे दी। तो मुसलमानों ने वहाँ पे उस डे को योम निजात के तौर पे सेलिब्रेट किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे तो फिर देखेंगे कि वहाँ पे आगे क्या हुआ।